ये वित्तीय घाटा जो है ये मेरे लिए सबसे बड़ा टेंशन है। यदि ये वित्तीय घाटा नहीं पटा तो आने वाले समय में भयावह रूप से महंगाई बढ़ेगी। उस महंगाई को रोकने के लिए सरकार के पास कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। सरकार ने सेस लगाया, सरकार कहती है पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ेगी। कितने दिन नहीं बढ़ेगी? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद इस सेस का इम्पैक्ट आपको दिखेगा, प्राइसेस भी बढ़ती हो रही है। क्योंकि सरकार ने जब बोला अक्सर उसके उल्टा किया, ये हम देखते आए हैं। मतलब हम नई नई योजनाएं शुरू करते हैं, वो अगले बजट में पुरानी योजनाओं के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं होता। ऐसी अक्सर चीज़ें हम देखते आ रहे हैं। शिक्षा में सरकार ने कहा कि हम नए सैनिक स्कूल बनाएंगे 100। एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ, जो देश में 50 सैनिक स्कूल पहले पड़े हैं उनकी हालत इतनी बुरी है कि ना उनके पास किसी चीज़ की व्यवस्था है, ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का वो पूरा जर्जर हो चुका है, क्योंकि 60 के दशक में बने हुए एक स्कूल है। दूसरी बात है, सरकार पैसे लाएगी कहाँ से? सरकार कहती है हम मार्केट से कर्जा उठाएंगे। आज बजट पे यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वित्तीय भार जो है, जो खर्चा है, वो पुराने कर्जे का ब्याज चुकाने में है। इसलिए मुझे इस बजट से आशा नहीं, मुझे इस बस से डर लगने लगा है। हर बजट में कुछ खामियां होती है, कुछ अच्छाई होती है, लेकिन डर लगने वाला बजट शायद आज़ादी के बाद पहली बार मैं देख रहा हूँ। क्योंकि 10% के आसपास यदि वित्तीय घाटा बनता है तो इस देश को भगवान ही बचा सकता है। हमारे देश की वित्तीय स्थिति बहुत कमज़ोर है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है तो तोलता है। और इस बार क्या तुलेगा? इस बार तुलेगा केंद्रीय वित्तीय बजट। जैसा कि 1 फरवरी को पूरा देश इंतज़ार करता है, बजट आने वाला था, लेकिन 2014 से यदि हम आज तक देखें तो बजट के फॉर्मेट ही बदल गए हैं। पहले जैसे बजट हुआ करते थे वैसे बजट नहीं, अब बजट उनके हिसाब से बताते हैं कि हम क्या आपको देने जा रहे हैं और क्या आप समझ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें एनेक्चर में होती है, यानी वो जो बजट का भाषण है उसके बाद में जो पन्ने लगते हैं उसमें होती है, और उसमें जो चीज़ें होती है वो सारी महत्वपूर्ण हैं, जो बाद में पता पड़ता है कि बहुत बुरी तरह से मार रही है। लेकिन यदि हम इस बजट की बात करें और यदि मैं इस बजट को देखूं तो मैं ये कहता हूं कि आने वाला समय आप भगवान के भरोसे रहिए। आने वाला समय उस ऊपर वाले के भरोसे अपने को रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अर्थशास्त्री, कोई भी विश्व का इंसान है जो थोड़ा अर्थशास्त्र के बारे में जानता है, वो इस बात को जानता है कि यदि आपका घाटा, बजट का घाटा यदि 3.5 यानी 3.5 के आसपास रहता है तो वो एक रिस्की फैक्टर माना जाता है। इसीलिए हमने निरंतर देखा होगा हमारे अलग अलग जो वित्त मंत्री है वो हमेशा इस बात को प्रेशराइज करते हैं कि हम बजट का घाटा जो है 3 के आसपास रखेंगे ताकि ये कंट्रोल में रहे। मैं आपको बता देता हूँ बजट का घाटा क्या होता है कि जब आदमी का इनकम और एक्सपेंडिचर, जो आमदनी है और जो खर्चे हैं, इसमें जब गैप पड़ता है वो घाटा है। तो वो यदि 3% है जीडीपी के, जो सकल उत्पाद देश का है, यदि उसके 3% के आसपास या 3.5% के आसपास वो रहता है तो ठीक है। यदि वो 5% पहुंचता है तो हम बनाना रिपब्लिक की तरफ जा रहे हैं, कहते हैं। बनाना रिपब्लिक एक ऐसी इकोनॉमी का एक संज्ञान है कि वहाँ पे जो फ्री फॉर ऑल था, कोई पैसे की वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल हम ऐसा लग रहा था कि हम प्रिमिटिव वेज में पुराने ऐतिहासिक काल में जा रहे हैं जहाँ बार्टर सिस्टम हो, क्योंकि पैसे की कोई वैल्यू नहीं, सरकार पे कोई विश्वास नहीं रखता। ऐसी स्थिति होती है बनाना रिपब्लिक की सिचुएशन में। और यहाँ तो जो वित्तीय घाटा है वो 9.5 बताया जा रहा है, अनुमानित वो मुझे लगता है 10 तक जाएगा, क्योंकि जो अनुमानित घाटा है वो अनुमानित इनकम पे है। एक्सपेंडिचर तो पक्का पता है, खर्चे आपको पता है, जो आपकी आमदनी है वो हो सकती है, ऐसा है। तो वित्तीय घाटा भी 10% हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एक बात कही जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हम 2025-26 तक इस वित्तीय घाटे को 3% तक लाने का प्रयास करेंगे। इसके मायने ये हैं कि 2020-21 से लेके 2025-26 तक अब हम उस बनाना रिपब्लिक का तलवार जो है हमारे सर पे लटकती रहेगी। होता क्या है, जब वित्तीय घाटा बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, और महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस बारे में सरकार चुप है। बार बार कुछ लोग इस बात को जोर दे के बता रहे हैं
कि इतना सारा खर्चा कर रही है सरकार, क्योंकि सरकार विकास चाहती है। सवाल ये है, मैं आपको उदाहरण दूं, यदि अपने घर की बात करें, घर में यदि हमें घर पे 4 मंजिला और बनानी है और हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम कर्जा लेके बनाएंगे, और जब हम कर्जा लेंगे तो कर्जे का ब्याज भी देना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि क्या हम कर्जे का ब्याज देकर हम आने वाले समय में अपने 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ कर पाएंगे। ये घर का एक उदाहरण मैंने आपको दिया, लेकिन यहाँ तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दे दी है। सरकार की योजनाएं अब कोई विश्वास मैं कम रखता हूँ, क्योंकि सरकार क्या कहती है और वो होता क्या है, क्योंकि सरकार बोलते समय बहुत बड़ा चढ़ा के बोलती है। हमारे सरकार के पास या तो जो आंकड़े हैं वो ठीक से नहीं आते, या सरकार कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होता है कि हम जो करते हैं वो कर सकते हैं क्या, कि सिर्फ कागज़ों पे ही करके आपने तय कर लिया करना है। मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ, बहुत लेटेस्ट उदाहरण है। हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि फरवरी तक हम 3 करोड़ लोगों को टीके लगाएंगे। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अब भी कहा उन्होंने, जनवरी में कहा था। फरवरी तक जब टीकाकरण शुरू हो गया, उन्होंने कहा फरवरी महीने तक 3 करोड़ लोगों को टीके होंगे। अभी तक जो टीके लग रहे हैं उसका एवरेज है 2.32 लाख। इसका मतलब 2,32,000 लोगों को रोज़ टीके लग रहे हैं। अभी 27 दिन है, 26-27 दिन फरवरी का महीना ख़त्म होने में। यदि 3 करोड़ का आपको टारगेट पहुंचना है तो आपको रोज़ 9.6 यानी 9,60,000 लोगों को टीके लगाने होंगे। मतलब जो अभी स्पीड है आपका, इसका 3 गुना 4 गुना स्पीड आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप ये कहोगे। सरकार अक्सर अपने टारगेट बड़े लगते हैं, क्योंकि सरकार जब बड़े टारगेट रखती है तो लोग बड़े उत्साहित हो जाते हैं। जैसे इस बजट को लोगों ने ऐतिहासिक बजट बताया, विकास की नई शुरुआत बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई। सरकार ने कहा हम इतने टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे, इतनी एम्प्लॉयमेंट होगी, मानते हैं। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री ने कोविड के टाइम पे घोषणा की थी कि हम जो चीज़ जहाँ उगती है उसके क्लस्टर बनाएंगे। उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में केसर का क्लस्टर होगा, यूपी में आम का क्लस्टर होगा, जलगांव और भुसावल के क्षेत्र में केले का स्ट्रक्चर होगा, और आंध्र प्रदेश में मिर्च होगी। जो चीज़ जहाँ उगती है उसी के हिसाब से हम काम करेंगे, ऐसा सरकार ने कहा था। लेकिन हो क्या रहा है, अल्टीमेटली जब हम देखते हैं कि ये सिर्फ बातें कागज़ पे रह जाती है, ये होती नहीं। और जब ये होती नहीं तो अक्सर दिखाई देता है कि हम मुंह पे औंधे गिरते हैं। मतलब हम नई नई योजनाएं शुरू करते हैं, वो अगले बजट में पुरानी योजनाओं के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं होता। ऐसी अक्सर चीज़ें हम देखते आ रहे हैं। दूसरी बात है, सरकार ने कई जगह पे खर्चे कम किए हैं। सरकार ये कहती है कि हमने सबके लिए करें, लेकिन जैसा महिला बाल विकास के लिए खर्चा कम है। इस बार शिक्षा में सरकार ने कहा कि हम नए सैनिक स्कूल बनाएंगे 100। एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ, जो देश में 50 सैनिक स्कूल पहले पड़े हैं, उनकी हालत इतनी बुरी है कि ना उनके पास किसी चीज़ की व्यवस्था है, ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का वो पूरा जर्जर हो चुका है, क्योंकि 60 के दशक में बने हुए एक स्कूल है। अभी तक उनको कुछ फंडिंग नहीं हुआ। बीच में एक बजट में आज से 10 साल पहले 2 करोड़ रुपए हर सैनिक स्कूल को मिला था, वो ऊँट के मुंह में जी रहा था। ऐसे मैं असंख्य उदाहरण दिखा सकता हूँ हमारे यहाँ, जिससे सरकार सिर्फ बोलती है, वो क्रियान्वयन करने में बहुत परेशानी है। सरकार के टारगेट्स पे हमेशा मैं सवाल उठाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको टीकाकरण का टारगेट दिखाया है। हमारे यहाँ SEZ आए थे और बोला गया था कि इस SEZ से बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियाँ आएगी, बहुत सारा एक सुनहरा पिक्चर वो UPA की सरकार में हुआ था। लेकिन क्या हुआ, SEZ आए, उसके बाद ख़त्म हो गए, लोगों ने SEZ बंद कर दिए, क्योंकि सरकार ने जो चाहा था, सरकार कागज पर प्लानिंग करती है, यथार्थ के धरातल पर वो उतरने में मुश्किल होती है। मोदी सरकार के साथ तो ये सवाल ज़्यादा ही है। दूसरी बात है, सरकार पैसे लाएगी कहाँ से। सरकार कहती है हम मार्केट से कर्जा उठाएंगे। आज बजट पे यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वित्तीय भार जो है, जो खर्चा है, वो पुराने कर्जे का ब्याज चुकाने में है। सरकार और कर्जा लेगी तो और ब्याज चुकाने में आने वाले समय में बजट पे ब्याज का बोझ और बढ़ जाएगा। सरकार जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेचने जा रही है, सरकार 2 नेशनलाइज बैंक बेचने जा रही है, सरकार बाकी चीज़ें भी बेचने जा रही है। आप अपने घर की अच्छी अच्छी चीज़ें बेच के, जिससे आपको कमाई हो रही थी, आप घाटे की तरफ भी जा रहे हो। आज तो आप कुछ
जैसा मैंने कहा था कि 4 मंजिला खड़ी करनी है तो आप अपनी वो दुकान बेच रहे हो जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है। सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी सेक्टर जो है खोल दिया है। इंश्योरेंस ये सबसे प्रॉफिटेबल सेक्टर है। हमारे देश की इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो काम कर रही है, लेकिन आपने विदेशी इंश्योरेंस कंपनियां आएगी तो यहाँ से निवेश नहीं होगा, यहाँ से पैसा खींच के जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस का जो प्रॉफिट है वो लेके जाएगा। सरकार ने, वित्त मंत्री ने बोलते बोलते तो कह दिया कि हम इसमें रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे, हम उस पर इतने डायरेक्टर्स होंगे, इतने डायरेक्टर्स होंगे। लेकिन मेरा अनुभव है कि जब वो कंपनियां आती है और जब टेबल पे बैठती है निगोशिएशन करने के लिए, तो सरकार को कई क्लॉजेस को सरकार को ख़त्म करना पड़ता है। हमारे यहाँ ये था कि हम डिफेंस का जो भी प्रोडक्शन इंपोर्ट करेंगे या खरीदेंगे उसमें 30% विदेशी अपना सामान लगेगा, लेकिन वो भी क्लॉज कहीं लगते हुए दिखाई नहीं देता। सरकार बोलती बहुत है, करती नहीं है। प्रॉब्लम ये है, इसलिए ये वित्तीय घाटा जो है ये मेरे लिए सबसे बड़ा टेंशन है। यदि ये वित्तीय घाटा नहीं पटा तो आने वाले समय में भयावह रूप से महंगाई बढ़ेगी। उस महंगाई को रोकने के लिए सरकार के पास कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। सरकार ने सेस लगाया, सरकार कहती है पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ेगी। कितने दिन नहीं बढ़ेगी? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद इस सेस का इम्पैक्ट आपको दिखेगा, प्राइसेस भी बढ़ती हो रही है। क्योंकि सरकार ने जब बोला अक्सर उसके उल्टा किया, ये हम देखते आए हैं। इसलिए मुझे इस बजट से आशा नहीं, मुझे इस बस से डर लगने लगा है। हर बजट में कुछ खामियां होती है, कुछ अच्छाई होती है, लेकिन डर लगने वाला बजट शायद आज़ादी के बाद पहली बार मैं देख रहा हूं, क्योंकि 10% के आसपास यदि वित्तीय घाटा बनता है तो इस देश को भगवान ही बचा सकता है। हमारे देश की वित्तीय स्थिति बहुत कमज़ोर है। रियल इस्टेट, जहां बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको निगलेक्ट किया गया है। आपने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत सारी घोषणाएं की है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग की स्थिति ये है, लाखों के तादाद में घर बन के खाली पड़े हैं, क्योंकि अफोर्डेबल के नाम पे आपने घर इतने दूर दूर बनाए कि वहाँ लोग काम करने नहीं जाते। मैं आपको उदाहरण दूं, यदि दिल्ली का उदाहरण दूं, जो दिल्ली में काम करते हैं उनको दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर यदि अफोर्डेबल हाउस घर मिलता है तो 80 किलोमीटर वो आएगा कैसे? आने जाने की स्थिति भी नहीं है। सरकार ने मेट्रो पे बहुत भार दिया है कि मेट्रो चालू करेंगे। मेट्रो से क्या होता है? विश्व में अब में एक भी ऐसी मेट्रो कंपनी नहीं है जो प्रॉफिट में है। सिर्फ हांगकांग की मेट्रो प्रॉफिट में है। वो भी इसलिए प्रॉफिट में है कि वो स्टेशन पे, जहाँ स्टेशन है वहाँ पे उन्होंने मॉल लगाए हैं। उस मॉल से, रियल इस्टेट से जो उनको इनकम मिलती है उसकी वजह से प्रॉफिट है। ऑपरेशनल प्रॉफिट किसी भी विश्व में किसी मेट्रो का नहीं है। दिल्ली मेट्रो आज भी घाटे में है और दिल्ली मेट्रो में ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा है, आप ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। नागपुर में मेट्रो का पैसा दिया, नासिक में मेट्रो का पैसा दिया। क्या यहाँ मेट्रो ज़रूरी है? मैंने नागपुर में जो चल रही है मेट्रो देखी, 8 से 10 लोग बैठे रहते हैं। ये स्थिति है मेट्रो की। लेकिन हम दिखावटी, ये सरकार दिखावटी में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमको बुलेट ट्रेन चाहिए, भले खाने को नहीं हो। हमारे गाँव में किसान के पास रोड नहीं है, लेकिन हम बड़े बड़े हाईवेज़ की बात करते हैं। हाईवेज़ चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होगी? आज किसान 3 बिलों के लिए लड़ रहा है। वो बिल सही है गलत है, इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन किसान की हालत क्या है? आपने कहा हम एमएसपी 1.5 गुना दे रहे हैं। एमएसपी 1.5 गुना तय किसने की है? आपने की है। कभी किसान को सामने बिठा के पूछिए कि उसकी लागत क्या है और उस लागत का 1.5 गुना आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। लागत भी आप तय करते हैं, प्राइस भी आप तय करते हैं और सोचते हैं कि किसान खुश रहे। ये नहीं हो सकता। जिसके लिए आप बना रहे हो चीज़ें, उसको विश्वास में लेना ज़रूरी है। ये चुनाव के टाइम पे हमने देखा कि आसाम और बंगाल के टी प्लांटर्स जो है, जो चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए 1000 करोड़ का फंड दिया है, लेकिन क्या चाय दूसरी जगह नहीं उगती है? उनके लिए क्या? क्योंकि ये चुनाव में आपको देखना है। आसाम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, केरल में कुछ रोड प्रोजेक्ट गए हैं, आसाम में कुछ प्रोजेक्ट गए हैं। चुनाव के हिसाब से आपने प्रोजेक्ट्स भी डाले हैं। तो आपके राज्य में यदि अभी चुनाव नहीं है तो आने वाले कुछ सालों में बजट से आपको कुछ नहीं मिलना, ये भी आप सोच लीजिए। जैसे ही चुनाव आते हैं, क्योंकि आपकी वोट की राजनीति करनी होती है, एक लॉलीपॉप आपके सामने फेंका जाता है। कम से कम मतदाताओं को इस लॉलीपॉप से अब संभलना होगा। ये देश, मैंने हमेशा कहा, सरकारें नहीं, ये देश की इकोनॉमी इस देश के लोगों ने चलाई है। आने वाले समय में साथियों, मैं इतना ज़रूर कहूँगा मेरे दर्शकों को कि आने वाला समय वित्तीय रूप से बहुत ही भयानक और भयावह है। आप सबको डबल तिबल मेहनत, 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 टाइम की रोटी आपको खानी है। रोटी सरकार नहीं देती, रोटी आपको ही देनी होती है। घर में बच्चों का एजुकेशन आपको करना होता है। राइट टू एजुकेशन है, लेकिन ये सारे अधिकार जो है मात्र संविधान की किताब में बंद है। यथार्थ की धरातल पे आप उतर के देखो तो स्कूलों में एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में आप ले नहीं सकते और सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है।
हमेशा हमने नई चीज़ों पे बात करी है और पुरानी चीज़ों को हम भूलते आ रहे हैं। ऐसे ही सरकार ने कई चीज़ों के लिए बात की, लेकिन हाल ही में जो देखने को मिलता है, इससे ऐसा इंडिकेटर है कि यदि स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट और 50,000 तक पहुंच रहा है सेंसेक्स, तो वो इस देश के प्रगति का द्योतक नहीं होता। यदि मेरे यहाँ किसान आत्महत्या करता है, मेरा यहाँ मजदूर बेरोज़गार है, मेरे यहाँ जो युवा है वो आंदोलित है, मेरा किसान आंदोलित है, तो फिर मुझे स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स से हंसी आती है, वो मुझे चिढ़ाता है। क्योंकि देश स्टॉक मार्केट से नहीं चलता, इस देश किसानों से चलता है, ये देश मजदूरों से चलता है। मजदूर और किसान हमेशा इस देश की वित्तीय स्थिति की या इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी रही है। आज इतना ही। इस बजट को लेके मैं अब ज़्यादा आशान्वित नहीं हूँ, लेकिन आप सबके सामने एक चैलेंज है और मुझे विश्वास है, क्योंकि हम सब मिलके हमेशा संकटों से लड़ते आ रहे हैं। कोरोना का हो या वित्तीय हो या हमारी केंद्र सरकार का पागलपन हो, इन सभी चीज़ों का हम डटकर मुकाबला करते हैं, अपने लेवल पे करते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हम बैंकक्रप्ट, दिवालिया नहीं होंगे। कहीं ना कहीं हमारा देश का नौजवान, हमारे देश के मतदाता, हमारे देश के रहवासी इस देश को इस भयंकर समय से भी निकलने में कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे और निकल भी जाएंगे। लेकिन फिर मैं एक गुहार लगाता हूँ, 5 साल में एक बार चांस मिलता है एक बटन दबाने का। वो बटन दबता है 30 सेकंड में, और वो 30 सेकंड आने वाले 5 साल में आपका भविष्य तय करता है। यदि पागलों के हाथ में सत्ता जाएगी, तो एक कहावत है, बंदर के हाथ में जब वस्तुरा जाता है तो वो दूसरों को भी काटता है, खुद को भी कटवा लेता है। स्थिति कुछ ऐसी ही है। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिएगा हिंद समाचार।